हेलो एवरीवन। ये फिजिक्स का आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का। ठीक है, क्योंकि उस दिन जो है फिजिक्स का कुछ पोर्शंस जो है रह छूट गए थे, यानी कि बच गए थे। तो अभी आज के इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करा देंगे टोटल, यानी कि आधा पोर्शन फिजिक्स का हम लाइव लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे। तो जो भी बचा हुआ पॉइंट है वो हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि ये जो है हमारा सेकंड लेक्चर है। यदि आप ये दोनों लेक्चर देख लेते हैं तो पूरा फिजिक्स वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दिन जो है मैं एक वीडियोस में केमिस्ट्री का पूरा जो है डिस्कस कर लूँगा, और एक दिन जो है पूरा जो है बायोलॉजी का डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा साइंस का 10 क्वेश्चन जो है आपको इन सभी में से मिल जाएंगे। और इन्हीं 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए 1 मार्क्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ तो 10 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, तो इसलिए इस 10 क्वेश्चन को आपको पकड़ के रखना है। अब बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लवन यानी कि फ्लोटेशन की। ठीक है, ये फ्लोटेशन क्या है? जैसे मान लो अगर कोई चीज़ हम पानी में डालते हैं, सपोज कर लो ये है कोई बर्तन, ये पानी से भरा हुआ है, और इसमें कोई चीज़ डालो, कोई भी सामान डालो, तो पानी में जब डालोगे तो या तो वो डूब जाएगी, देखोगे ना, या तो डूब जाती है या तो ऊपर तैरती रहती है, या तो कुछ डूबी रहती है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये वाला चीज़, जब कोई चीज़ तैरेगी, ठीक है, किसी भी बर्तन में अगर हम कोई सामान रखते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रही है, ऊपर तैर रही है, जैसे मान लो यहीं मैं बना दिया, और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, ये तैर रहा है इस पूरे में, पानी में। तो इस ये जो तैर रहा है इसको बोलते हैं फ्लोटेशन। इसी को बोलते हैं क्या? फ्लोटेशन, यानी कि प्लवन। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आर्कमिडीज नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने जो इसके बारे में देखा और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसे ही आर्कमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने कहा देखो, सबसे पहले पहले प्लवन को समझते हैं। वस्तुओं पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उसी उत्क्षेप या उत्प्लावक कहते हैं। अब एक बात समझो यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई चीज तैर रही है, कोई वस्तु तैर रही है, तो नीचे से इसके ऊपर जो है ना एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक बल काम कर रहा है, जिसको ऊपर की तरफ धक्का दे के रखा है। ठीक है, यानी कि तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। जब तक नीचे से ये फोर्स नहीं लगेगा तो वो नीचे डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका इसका भी तो कुछ वजन होगा, इसलिए ये फ्लोट कर रही है। तो वस्तुओं पर पानी में यानी तरल पदार्थ में जो भी हो, नीचे से वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है, इसे ही हम उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। हिंदी में इसे उत्क्षेप या उत्प्लावक कहते हैं। ये बात ध्यान से समझो। ठीक है, इंग्लिश में इसे बाउंड या बाउंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि उत्प्लावक क्या होता है और उत्क्षेप क्या होता है। अब आर्किमिडीज क्या बताते हैं अपने सिद्धांत में? उन्होंने कहा कि जब किसी भी कोई भी वस्तु को पानी में, यानी कि पानी में या तो पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं फुली, ठीक है, या पार्शियली। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, यानी कि आधा डूबा हो आधा बाहर हो। जब किसी वस्तु को किसी भी तरल पदार्थ में, यानी कि पानी ही ले लो, पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी का क्या होता है? आभास होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट तुम खुद ही पानी में डुबाओगे तो ऐसा लगेगा कि इसकी भार जो है घट गई है। पानी में किसी भी कितना से वजन चीज हो ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जा सकते हो, तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा कि इसका वजन है, मतलब घट घट जाती है। ये सोचो, भार में ये आभासी कमी क्यों होती है? क्योंकि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जो वस्तु का भार है वो द्रव के द्वारा वस्तु के द्वारा जो है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी यूं कह लो कि अगर मान लो कि ये पानी का बर्तन है और इसमें हमने एक ऐसे टूटी लगा दिया है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अंदर की तरफ डालेंगे, डुबोएंगे, तो जितना ये पानी बाहर निकलेगा, ठीक है,
इसके वजन के ही इक्वल होगा। वही बात कर रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या आंशिक रूप से पानी में डुबोते हैं तो वस्तु के द्वारा हटाई गई भार पानी की भार के क्या होता है, बराबर होता है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो आपसे सीधे सीधे ये नहीं पूछेगा, पूरा सिद्धांत थोड़ी नहीं लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है, एक लाइन में पूछेगा कि जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। यानी कि अगर बोल देगा जो नाव है, नाव जो है पानी में तैरती है, तो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक लाइन का यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो आई होप ये दो चीज़ें आप समझ लिए होंगे कि कैसे जो है प्लवन होता है, फ्लोटेशन होता है, और कैसे जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। अब देखो, हम केवल वही बात बता रहे हैं, मतलब इसमें तो और ज़्यादा डीप में मैं बता सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब क्या फ़ायदा। एग्ज़ाम में जो हमारा जितना पूछे उतना ही बताएं। ऐसा हो कि हम एग्ज़ाम में कर लें, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा सीधे पूछेगा, हमको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे एक बात आओ घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है पहले ये समझो। डेंसिटी का मतलब अगर समझना चाहो ना एक लाइन में, डेंसिटी को ऐसे समझ लो, भीड़ भाड़ से संबंधित है, ठीक है। यानी कि ये समझ लो क्राउडिंग से संबंधित है, ठीक है। यानी कि भीड़ भाड़। अगर मान लो एक कमरे में 5 लोग हैं, ठीक है, तो और उसी कमरे में चल करके 20 लोग हो गए कल, तो बताओ 5 में क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन द रूम क्या है, कम था, अब बढ़ गया है। तो हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं कि अरे भाई डेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि लोगों की संख्या बढ़ गई है, यही बोल सकते हैं ना। ठीक बस उसी तरीके से क्या होता है, जितना उसकी आयतन है, ठीक है, यानी कि 2 लीटर, 2 लीटर इसका मान लो कैपेसिटी है। अगर 2 लीटर उसमें भर दिया जाए और 2 लीटर की कैपेसिटी में आधा लीटर भर दिया जाए, तो आधा लीटर में डेंसिटी कम है और 2 लीटर में पूरा भरा डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये जो है किस पे डिपेंड करता है, घनत्व, द्रव्यमान पे और आयतन पे। तो बस इतना ही याद रखना कि द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान को मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वॉल्यूम क्या मीटर क्यूब होता है। तो इसका जो मात्रक होगा, यानी कि एसआई यूनिट होगा, वो केजी पर मीटर क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर क्यूब, ऊपर गया तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पे -3, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब एक होता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घन, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपेक्षिक घनत्व को जिससे मापा जाता है वो क्या है, हाइड्रोमीटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से ये सीधे एक लाइन पूछेगा किससे मेजर किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। जब बर्फ समुद्र में पानी में तैरती है और देखोगे तो आयतन का कितना हिस्सा वो भाग पानी से ऊपर रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो केवल जो 1/10 हिस्सा यानी 1/10 पार्ट जो है वो पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है किससे मेजर किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से। एक बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ कहीं भी लैक्टो वर्ड आए ना, जहाँ कहीं भी लैक्टो वर्ड आए, वो हमेशा उसका संबंध जो है मिल्क से होता है, ठीक है। ये स्टैटिक जी का पोर्शन है, एकदम ध्यान से समझना। तो ये जो है कहाँ से होता है, मिल्क से। जैसे अगर हम बात करें तो मिल्क में वैसे हम बता देते हैं कि जो ग्लूकोज पाया जाता है उसको हम लैक्टोज कहते हैं, यानी कि जो शुगर पाया जाता है लैक्टोज, ठीक है। देखो इसमें आया। अब यही लैक्टोज जो है, यही जो है, देखो यही जो है मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। अब यही लैक्टोज जो है क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। यानी कि जो कर्ड होता है ना, कर्ड यानी दूध से दही बनाते हैं ना, तो दही में क्या पाया जाता है, दही में यही लैक्टिक एसिड हो जाता है। दही में क्या, लैक्टिक एसिड, यानी यही लैक्टोज जो है किस में बदल जाता है, यही लैक्टोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और दूध की शुद्धता भाई, तो यही से पहचान जाना ना, लैक्टो। देखो लैक्टो ये रूट वर्ड है, मीटर मतलब मेजरमेंट, है ना। तो उसी तरह से पानी से रिलेटेड, है ना, अगर कहीं लगेगा तो जहाँ कहीं भी हाइड्रो लग जाए, ठीक है, हाइड्रो वर्ड वो वाटर को इंडिकेट करता है,
ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको पकड़ करके जो है रूट वर्ड याद करके हमको समझना है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है पहले ये समझो। जैसे हमने कहा कि देखो ये है पानी, ठीक है, अब पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो अगर मान लो तैर रहा है तो इसके सरफेस पे क्या होता है, एक तनाव होता है। ठीक है, तनाव का मतलब अगर मान लो कोई चीज अगर हम कागज ही इसके ऊपर रख दें तो एक तरह का वो फोर्स जो है इस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लेकिन क्या होता है उसका जो वेट होता है और नीचे का बाउंसी फोर्स होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो तैरने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे एक तरह का जो टेंशन्स होता है उसे ही सरफेस टेंशन बोलते हैं, और ये होता है फोर्स अपॉन एल, यानी लेंथ है इसका। ये एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, इसको आपको ध्यान देना है। अब कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, यानी कि अगर नमक मिला देते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें दो होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं ससंजक, ससंजक बल, और एक होता है एडिसिव फोर्स जिसे आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्स का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और एडेसिव फोर्स का मतलब क्या है कि दूसरे वस्तु मतलब अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ से असंजक बल का, एडेसिव फोर्स का होता है कि इसी के कारण जो है एक दूसरे से वस्तु चिपकती है। ठीक है, अगर एडेसिव फोर्स ना रहे तो कोई वस्तु जो है क्या होती है, एक दूसरे से चिपके भी नहीं। ठीक है, कभी देखोगे कि अगर मान लो कि कोई कहीं पानी गिर गया, सपोज कर लो, ठीक है, टेबल पे पानी गिर गया, हम क्या करते हैं, कॉटन कपड़े से यानी कि कॉटन क्लॉथ से जो है हम उसको वाइप करते हैं तो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि पानी और इसके बीच में जो भी फोर्स काम कर रहा है ना वो एडहेसिव फोर्स काम कर रहा है, और इसकी वजह से वो चिपक गया। लेकिन कोई और नायलॉन का क्लॉथ ले लो, उसमें नहीं चिपकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, इतना हमको जानना है। अब आते हैं यहाँ पे साउंड से पहले रिलेटेड बात कर लेते हैं। साउंड भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है, एक तरह की ऊर्जा होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो जो साउंड हम लोग सुनते हैं एक तरंग होती है, वेव होती है, जिसे ध्वनि तरंग कहते हैं। अब वो ध्वनि तरंग के बारे में समझना है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग में अगर हम देखें तो ध्वनि तरंग में पहली बात तो जो है ध्वनि तरंगे दो तरह की होती हैं। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे देखेंगे तो जो तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे, वो कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की। कौन कौन सी ध्वनि तरंगे होती हैं? पहली बात तो देखो, एक होती है पहले तरंग देखते हैं। तरंग दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन मैकेनिकल और एक होती है मैकेनिकल। ठीक है, एक नॉन मैकेनिकल होगी फिर मैकेनिकल होगी। जो नॉन मैकेनिकल के टाइप नहीं होते हैं, हमको जो पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स पढ़ना है, जिसको यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है और एक होती अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, दो तरह की तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये जो तरंगे होती हैं इन्हीं को इन्हीं के माध्यम से कंपन होता है। अब ये दोनों कंपन अनुप्रस्थ तरंग में भी होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में भी होता है। ठीक है, लेकिन ये जैसे मान लो कि ऐसे सोच लो कि एक कोई मान लो कि ये दीवार है, यहाँ पे जो एक रस्सी एक कील से बांधा हुआ है, हम इसको जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, उसको ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं,
ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो जा रही है ना ऊपर नीचे, इसको तरंग बोलेंगे, या एक तरह की हलचल बोल सकते हो, ठीक है। या ये सोच लो कि ये पूरा पानी है तालाब का, तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है, जैसे ही हम इसमें पत्थर उठा के फेंकते हैं तो इसके चारों तरफ जो है ऐसे ऐसे बनने लगती है, इसको ही तरंग बोलते हैं। यानी कि उसके कण जो है क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे तरंगे हैं। तो कभी जो है कंपन ऊपर की तरफ होती है और कभी नीचे की तरफ, अभी हम बताएंगे आगे और भी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो अगर वो पूछेगा, यानी कि स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर में बेसिक क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक एक सिंगल सिंगल वर्ड का, ये नहीं कि डीप में जाके पूछेगा, ठीक है, कि कोई रिएक्शन दे देगा या कोई वो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स दे देगा, नहीं। अगर आप प्रीवियस 10 ही क्वेश्चन पूछना है, वन लाइनर फॉर्म में पूछेगा, आसान पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो साउंड के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो साउंड के क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम लोग ध्वनियाँ सुनते हैं, यानी कि जो साउंड हम लोग सुनते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड, ठीक है। या ऑडिबल साउंड का मतलब होता है सुनने योग्य ध्वनियाँ, ठीक है। तो वो कितना रेंज होता है उसका, ठीक है। तो जब कभी भी पूछे तो एग्जाम में देखना 20 से 20,000, ठीक है, हर्ट्ज होता है, या तो ये रहेगा, और 20,000 को जो है ना 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो 1 किलो में 1,000 हर्ट्ज होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000। तो या तो ऑप्शन में 20 से 20,000 होगा, या 20 से जो है 20 किलो हर्ट्ज होगा। तो यही रेंज है ध्वनि का, यही रेंज है। तो जो ऑडिबल साउंड होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे होती हैं वही हमारे कानों को सुनाई देती हैं। ऐसी तरंगों को हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं, या इसे ही ऑडिबल वेव्स या ऑडिबल साउंड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी को एक और नाम से जानते हैं, सोनिक साउंड। सोनिक साउंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 20 हर्ट्ज से नीचे, यानी कि बिलो द 20 हर्ट्ज, इस तरह की साउंड को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि इसे अश्रव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। इसे हमारी कान नहीं सुन सकती है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसको जो है हमारी कान बिल्कुल सुन ही नहीं सकती है, ठीक है, इतना कम होता है। अब देखो यहाँ पे जो है जो कुछ जो है जैसे मान लो कुछ सेंसिटिव जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, ठीक है, बिल्ली हुई, ये सुन सकते हैं। यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे मेंशन हो गया है, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो इस ध्वनि को जो है कुत्ता बिल्ली ये सब जानवर सुन सकते हैं। अब तुम ही सोचो कि कुत्ता आराम से सो रहा है, ठीक है। अब तुम दबे पाँव अगर जा रहे हो, इंसान वहीं सोया है, उसको सुना ही नहीं दे रहा है, मस्त खर्राटे ले रहा है। लेकिन जो कुत्ता है वो डाग जो या बिल्ली है वो क्या है, तुरंत जग जा रही है, ये जग जा रहा है, ठीक है। क्यों? तुम्हारी पैरों की जो आवाज है ना धीरे धीरे से जो चल रही है उसको सुनाई दिया। वो जो साउंड था इंफ्रासोनिक साउंड था, 20 हर्ट्ज से नीचे था, फिर भी ये सुन ली। तो काफी जो ये जानवर होते हैं सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ लेना। ऐसा माना जाता है कि जब किसी गांव में या किसी शहर में विपदा आने वाली होती है, भूकंप, बाढ़, जो कुछ भी हो, तो कोई भी चीज इन लोगों को ज्यादा महसूस रहती है पहले ही। तो कहा जाता है अगर जानवर जो है गांव छोड़ के भागने लगे, ठीक है, तो बात समझ लेना कि उस गांव में संकट आने वाली है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब आता हूँ 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले, इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता, ठीक है। तो सुनेगा कौन? ठीक है, ये जो चमगादड़ है ना, ये सुन सकता है। अच्छा, ये जो साउंड है, जो जेट विमान, ठीक है, किस साउंड होते हैं वो काफ़ी बहुत तेज होते हैं, तो उनके साउंड है, इससे हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं अगर हम लोग सुन ले तो, ठीक है। यूजेस कहाँ है अल्ट्रासाउंड सोनिक का, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पहली बात तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। कीमती कपड़ों जैसे वायुयान से संबंधित घड़ी वगैरह के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उनको साफ करने के लिए
भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूध के अंदर जो भी हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गठिया रोग हो गया है उसके उपचार के लिए, या मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। वैक्यूम में ध्वनि नहीं ट्रेवल करेगी, यानी कि वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, यानी कि जिसमें कोई माध्यम ना हो, उसमें बिना माध्यम के जो है ध्वनि नहीं ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए अंतरिक्ष में अगर चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, अंतरिक्ष में कोई मीडियम ही नहीं रहता है, ठीक है। अब जब कोई मीडियम ही नहीं है तो किस माध्यम से तुम सुनोगे, साउंड ट्रेवल नहीं होगा। तो यहीं एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है ना, तो इसको ये बोलेगा सुनाई देगा, नहीं तो इसको ये बोलेगा सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई माध्यम ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल एकदम रट जाना है। 95 डेसिबल है प्रतिध्वनि। अब देखो यहाँ पे प्रतिध्वनि क्या होती है, जिसको हम लोग इको बोलते हो। इको क्या मतलब क्या है, कि मान लो एक ये कोई दीवार है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वॉल, ठीक है। तो ये वॉल है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, या इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्टर। सिंपल है, समझ लो, रिफ्लेक्टर। अब जैसे मान लो दीवार पे तुम गेंद मारोगे तो टप्पा खा करके तो फिर वापस उछल के जाएगा इधर की तरफ। तो वैसे ही क्या होता है, अगर मान लो ये साउंड है, मान लो ये साउंड है, यहाँ से साउंड लगे यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये साउंड है, इसको बोलते हैं सोर्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। और यहाँ पे एक श्रोता है जिसको सुन रहा है ये, ठीक है। अब देखो, तो कह रहा है कि ये जब साउंड इस पे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा ना, ठीक है। तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के इस श्रोता के कानों तक पहुंचेगी, यहां से इसके कानों तक पहुंचेगी। तो कह रहा है कि इस वॉल यानी कि परावर्तक सतह, ठीक है, और श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर, यानी कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखो 16.6 मीटर होनी चाहिए। तो सीधे सीधे एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये बताना है। और जब कान के पास ध्वनि आती है उसका प्रभाव 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड लिखा रहेगा एग्जाम में, या तो लिखा रहेगा 0.1 सेकेंड, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो इसको आप सही करेंगे। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति रात में चिल्ला रहा है तो दूर तक सुनाई देगी, वही जो है दिन की अपेक्षा, ठीक है। अब देखो भाई, हीट यानी कि उष्मा की बात कर लेते हैं, ठीक है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 4 तरह की मेजर वो होते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ हीट के लिए। एक तो सेल्सियस होता है, ठीक है। दूसरा जो है फ़ारेनहाइट होता है। तीसरा जो है केल्विन होता है। और चौथा जो है र्यूमर होता है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलो या सेल्सियस से केल्विन में, तो एक एक मैं सिखा रहा हूँ। अगर मान लो मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में बदलना है, किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, 273 ऐड कर देना, यानी कि 20 प्लस 273, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 3 और 7 to 9 और ये 9, 293 केल्विन, ठीक है। तो केवल 273 ऐड करना है, आपको पता होना चाहिए जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो,
273 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। और अगर मान लो फ़ारेनहाइट में बात करें, मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो यही मैं बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। देखो यही वाला, यहाँ से C/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 20 अगर रखेंगे, 20/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इससे कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, और ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। 36 इक्वल टू F माइनस 32। ये माइनस 32 इधर जाके इससे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 8, और ये 60 है। यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, इसी की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस की। तो अगर केल्विन में बदलना हो तो 273 ऐड करेंगे, फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 लगाएंगे। ठीक है। और र्यूमर में बदलना हो तो इसका फार्मूला है C/5 इक्वल टू R/4। तो C कितना है 20, और ये 5 कितना है, ये तो 5 तो है ही, और ये R/4। तो 5 4 ज़ा 20, इस 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट से र्यूमर में बदल सकते हो या र्यूमर से केल्विन बदल सकते हो। ये तरीका आना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं पारा जो होता है, पारा, पारा क्या होता है भाई, पारे से संबंधित कुछ बातों को ध्यान से देख लें। पारा को हम मरकरी बोलते हैं, पहली बात तो ये याद रखना। पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ठीक है। इसका सिंबल होता है Hg। इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। और एक और बात समझना, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड होता है। एक और बात याद रखना, ये जो पारा है ये जो है एक मेटल है, और ऑल मेटल जो है लगभग सॉलिड ही होते हैं, लगभग क्या पूरे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में ये एक तरह ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। और इसका जो है ये -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जम जाता है। वहीं एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल का भी फॉर्मूला अगर आप ध्यान देख लें, C2H5OH होता है, ये एल्कोहल है। और इसका जो है, ये इसको अगर जमाएंगे तो -115 डिग्री सेल्सियस जो है पे ये जमेगा। ठीक है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करेंगे तो आयतन घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन जो है बढ़ना शुरू कर देता है। तो यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो ये यहाँ से या तो ये पूछ सकता है कि सीधे बोलेगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर आयतन घटता है, तो ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे। या ये पूछ सकता है कितने डिग्री सेल्सियस के बाद जो है गर्म करने पर आयतन बढ़ता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। या ये पूछ सकता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। अब देखो ऊष्मा का संचरण देखते हैं। ठीक है। ऊष्मा का संचरण 3 मेथड से होता है, चालन, कंडक्शन इसको बोलते हैं, संवहन कन्वेक्शन बोलते हैं, और विकिरण जिसको रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। कैसे पता चला इसको समझते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, तो हम उसको 3 मेथड से, या तो खुद चल के जाए दे दें उसको, एक तरीका हो गया। या कई लोग हैं, या मान लो कि कई लोग हैं, हमको यहाँ से यहाँ पास कराना है, तो इनको दे दें, फिर ये इनको दे दें, फिर ये इनको दे दें, तो इस वाले को कन्वेक्शन बोलते हैं। या तो ये भी तो हो सकता है सीधे डायरेक्ट उठा के फेंक दे, इनके पास चला जाए, तो इस वाले मेथड को हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो चालन मेथड है, ये देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, तो तुमको पता है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो उन्हीं का वही तो इधर से इधर की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो इसको बोलते कंडक्शन मेथड। संवहन में भी एक इलेक्ट्रॉन एक एक जो है चार्ज दूसरे को देगा, फिर वो चार्ज दूसरे को देगा। यानी कन्वेक्शन का एग्जांपल यहाँ देख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम पानी को हीट कर रहे हैं, तो निचला वाला सतह जो क्या है ना, गर्म होगा, और वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला जो ठंडा वाला वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। या ऐसे सोच लो दूसरी तरह से, जैसे मान लो ये है, ये वाला है, तो नीचे अगर हम गर्म कर रहे हैं,
तो जैसे ये तो ऊपर जाएगा, लेकिन जो सबसे टॉप पे होगा ना उसको एनर्जी देके धक्का देके ये बाहर फेंक देगा, ठीक है। फिर उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, फिर ये काम ऐसे चलेगा। तो ये कन्वेक्शन का होता है। और सन रेज जो पृथ्वी पे आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है, डायरेक्ट आती है। तो ये भी इसका तरीका है यहाँ से। अब देखो प्रकाश से संबंधित चीज़ों के देख लेते हैं, लाइट से संबंधित। तो निर्वात में पहली बात तो इसकी निर्वात या एयर दोनों की बात है, प्रकाश की चाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, और जल में 2.25 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो लाइट भी एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। विदाउट लाइट वी कांट सीन एनी ऑब्जेक्ट, सबको पता है। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो तरह की ऑब्जेक्ट होती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, ल्यूमिनियस ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं। अब वो वस्तुएं जिनकी खुद की पास प्रकाश होती है, ठीक है, उसको ल्यूमिनियस कहते हैं। जैसे मान लो सन है, सन एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैंडल है, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। बल्ब है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। इनकी खुद की प्रकाश होती है, किसी दूसरे प्रकाश से ये प्रकाशित नहीं होते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम उसका जस्ट उल्टा, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की, यानी कि दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट emits its own light is known as the non luminous light, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मून, वो सन के ही जो प्रकाश होता है उसी से प्रकाशमान होता है। दूसरी बात, घर की जो भी वस्तुएं हैं, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है इन पे तभी तो हमको दिखाई देता है, इनका खुद का प्रकाश थोड़ी ना होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस है। तो एक एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि कौन ल्यूमिनस है कौन नॉन ल्यूमिनस है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में भी अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट ओपेक होता है, ओपेक, ठीक है, जिससे पूरी आर पार दिखाई देता है, जिसको बोलते हो पारदर्शी, ठीक है। और एक होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट में जो क्या होता है, थोड़ा बहुत दिखाई देगा, धुंधला। अगर गंदा पानी है तो वो जो है धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। या अगर पेज के पीछे से कोई चीज़ देखोगे तो भी धुंधला दिखाई देगा। और एक होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। देखो गलती हो गई, ये ओपेक जो है, ओपेक तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट पूरी आर पार दिखाई देगा। और ट्रांसलूसेंट में क्या होगा कि थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे आ, ये ले लेते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट जो प्रकाश होती है, ठीक है, तो इसके दो सरफेस होते हैं। इसकी जो सरफेस यानी कि सतह है, दो तरह के होते हैं। एक स्मूथ सरफेस होता है, यानी कि चिकना सतह होता है। और एक होता है रफ सरफेस, जिसको खुरदरा सतह कहेंगे, ठीक है। दो तरह की सतह होती है। तो हम इसमें जो लाइट है ना, इसके बहुत सारे फेनोमेनास होते हैं, ठीक है। लाइट की अगर बात करें तो लाइट में कौन कौन से फेनोमेनास होती हैं, इसको पहले समझते हैं। तो लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन, ठीक है। लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। लाइट में ही डिफ्रैक्शन होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग व्यतिकरण, ठीक है। लाइट में ही पोलराइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं ध्रुवीकरण, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है फेनोमेनस है। तो जो हमको पढ़ना है यही दो पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और उसके साथ ही साथ देखो लाइट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लाइट में देखो जो है अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है ना, चाहे वो खुरदरा सतह हो चाहे चिकना सतह हो, दोनों से होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होगा, जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस होगा, वो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये हमने मिरर बनाया, ठीक है, ये पॉइंट ए लिखा और ये पॉइंट हमने बी लिखा, ये मिरर है, ठीक है। और यहाँ से लाइट जो है ये रेस फॉल्स हुई, यहाँ पे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो है इधर की तरफ चली गई, ठीक है, ध्यान देना। तो इस पहले तो इसको जो जिस पॉइंट पे आई इसको हम ओ लिखते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये वाला जो है क्या है, ये मिरर है, ठीक है। और चूंकि ये रेज आके गिर रही तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंसिडेंट रेस। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। अब देखो इनके बीच जो है एक हम बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभिलंब। इनके बीच जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है एंगल आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होती है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो एंगल आई जो होता है एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ ये होता है, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो यहाँ से बस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बातें जो आपको बता दी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट, ये बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम। सबसे पहली बात है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये समझो पहले, ठीक है। स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है, ध्यान से पहले समझो। देखो पूरे स्पेस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब ये सन की वाइट लाइट, सन से जो रेज आती है वो वाइट लाइट होती है, जैसे ही टकराती है तो बहुत सारे और टुकड़ों में टूट जाती है। कैसे देखोगे, एक बड़ा सा बूंद पानी का अगर किसी पत्थर पर गिरेगा तो छोटे छोटे बहुत सारे बूंदों में बिखर जाता है। उसी तरह से ये सन की रेज का टूट करके बिखरना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रकीर्णन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है बैगनी रंग का और सबसे कम लाल रंग का होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और आकाश का रंग नीला जो है इसी कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट लगे हुए हैं सारे हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दो तरह की मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, दूसरा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कहाँ होता है ये पूछता है। तो गाड़ी में जो चालक साइड मिरर होता है ना, ठीक है, किसी भी गाड़ी में देखोगे जहाँ ड्राइवर की सीट होती है उसके जस्ट बगल में पीछे की चीज़ें देखने के लिए यूज़ किया जाता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का यूज जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, दाढ़ी बनाने में जो घर में जो शीशा होता है छोटा वाला शीशा वो होता है, या गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हीरे का चमकना। सीधे आएगा हीरे का चमकना किस वजह से होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। कांच में आई दरार दरार, मान लो कोई कोई कांच है या शीशा है, टूट गया तो बीच में देखोगे हल्की सी चमक टाइप में होती है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। रेगिस्तान में मरीचिका यानी कि जो मिरेज का बनना, रेगिस्तान में देखोगे तो झिलमिलाते हुए पानी नजर आएगा, जबकि वो पानी नहीं होता है, वो रेगिस्तान में जो रेत होती है वही होता है। तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से ऐसा दिखता है। अब लेंस की बात करते हैं, तो लेंस में जो है कॉनकेव लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट जो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की बात मैं बात कर रहा हूँ, वो डायोप्टर में होता है। ठीक है, किस में होता है, डायोप्टर में। बस इतना ही याद रखना। प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, जिसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, जब किसी भी प्रकाश को एक प्रिज्म से पास करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रिज्म है, और सन की लाइट यहाँ से, ये वाइट लाइट यहाँ पहुंची। ठीक है, सन की ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट पहुंची, तो ये 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। ये 7 कलर में क्या होती है, टूट जाती है। इसी टूटने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, वर्ड विक्षेपण। ठीक है, स्प्लिटिंग, यहाँ लिखा स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। जो विब्ग्योर है, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ठीक है, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इसे हिंदी में कहते हैं बैनी आहा पीनाला। बैनी आहा पीनाला, यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो टोटल ये 7 कलर हैं। ठीक है, जो बैंड ये 7 कलर का मिलता है, यहाँ पे ऐसे ही पट्टी दिखेगी, इसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि प्राइमरी जो रंग होता है, प्राथमिक जो कलर होता है, वो कौन कौन से रंगों को मिला के होता है, लाल, हरा और नीला रंग। ठीक है, अब आते हैं मानव नेत्र में। जो इम्पोर्टेंट है, मानव नेत्र की कुछ जो दोष हैं उसके बारे में समझते हैं। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया होता है, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, और अबिंदुकता जिसे एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी को एक एक करके देखते हैं। मायोपिया को, जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, या इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, इस पे मत जाना, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट, ये गलत है जाएगा। यानी कि इसकी दूर की वस्तु क्या होती है, नहीं दिखती, निकट की दिखेगी। इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसका उल्टा होता है, इसमें नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की दिखती है। ठीक है, रेटिना के पीछे इसका इमेज बनता है, इसकी सही करने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस जो है चश्मे में लगाता है। प्रिस बायोपिया, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें जो आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, दूर तथा नज़दीक दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जो है इसे फोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आता है 4th नंबर, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें क्षैतिज ये होती है। क्षैतिज दिशा में नेत्र तो दिखाई देता है, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में कोई चीज़ रखी हुई चीज़ नहीं दिखाई देती है। इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं आवेश के बारे में। आवेश 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, चांदी जिसका सिंबल एजी होता है, वैद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम होता है। इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति का मात्रक ये वॉट होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, बिजली का एक जो यूनिट होता है, ठीक है, 1 यूनिट जो मेजरमेंट होता है वो किलोवाट घंटे में मेजर किया जाता है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की देख लेते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक को Fe2O3 इसका फार्मूला है, इसको फेरिक जो है ऑक्साइड कहते हैं।
ये याद रखना। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन डायोड इसका फुल फॉर्म है। अब कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यंत्र वगैरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एरोमीटर जो होता है वायु और गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने का यूनिट होता है। एनियोमीटर जो है हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ठीक है। उसके बाद जो आता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है। उसके बाद बैरोमीटर आता है, वायुदाब मापने का काम करता है ये। कौन सा? बैरोमीटर। ये आपको ध्यान देना है। फैदोमीटर आता है, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने का काम जो है फैदोमीटर होता है। ओडोमीटर देखो, गाड़ी में जो चली गई गाड़ी की डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उसको मेजर करने का काम ओडोमीटर होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है। और एक होता है रिक्टर स्केल। ठीक है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है। तो ये कुछ था बेसिक जो बातें फिजिक्स से, जो कि स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसके पहले जो पहला जो है लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो, उसको देखिए। उसके बाद ये वाला कवर करिए। इतने में आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन आने वाला होगा वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर हम एक किसी दिन जो है केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर्स जो है हम अपलोड कर देंगे। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।